नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, 14 जून की पटवारी परीक्षा के लिए मैंने सामान्य हिंदी से वो चुनिंदा प्रश्न चुने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा में इसी हिसाब से प्रश्न बन रहे हैं। दोस्तों, इस संकलन में हिंदी व्याकरण, शब्दावली, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार और महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों से जुड़े 25 चुनिंदा प्रश्नों को उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या के साथ शामिल किया गया है। यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए त्वरित रिवीजन में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। कृपया इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे और इस वीडियो को देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल आप लास्ट रिवीजन कर लीजिए। और यही माध्यम, ऐसा समझ लो कि प्रश्न अलग हो सकते हैं लेकिन माध्यम यही है। अपेक्षा के अलग कुछ दूसरा विलोम शब्द होगा लेकिन होगा यही। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कहते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न एक है आपका कि चलो चलते हैं प्रश्न एक की साइड आप। ठीक है, प्रश्न है कि अपेक्षा शब्द का सही विलोम क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका अपेक्षा का होता है उपेक्षा। ठीक है, इसका अर्थ अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा का मतलब होता है आशा, आशा उम्मीद किसी से रखना। ठीक है, जबकि इसका सीधा उल्टा उपेक्षा मतलब उदासीनता का ध्यान न देना। अर्थात कुल मिला के मतलब है कि अपेक्षा का उल्टा होता क्या है? अपेक्षा का मतलब होता है आशा और इसका जो उल्टा होता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब कुछ भी जवाब न देना, बैठे ही रहना। क्या अगर कोई इसको कह भी रहा है तो वो बिल्कुल चुप है। ठीक है, तो इस विलोम शब्द का ये आंसर हो गया। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है इसीलिए मैंने इसको बनाया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन शब्द का पोधन अन। ठीक है, पोधन अन है। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? इस प्रकार के भी प्रश्न बन जाते हैं। इसमें अयादी संधि है। यह अयादी संधि का उदाहरण है। मैंने इसलिए इस टेस्ट सीरीज को इस प्रकार बनाया है। इसमें दोनों प्रश्न आपके मतलब फुलफिल हो जाएंगे और इससे ज़रूर आप अपनी परीक्षा में देखना, इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन बने ही बनेंगे सेम टू एज इट इज। ठीक है, और प्रश्न इस हिसाब से बनेंगे। नियम के अनुसार ओ प्लस और मिलकर क्या होता है? और किस में होता है? ये अयादी संधि में, और जिसमें पवन शब्द निर्मित होता है। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद क्या होता है आपका? पोधन अन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? अब लंबोदर में कौन सा समास है? समास वो तो सब आपने पढ़ा होगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है? ठीक है, तो लंबोदर में आपका है बहुव्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर में आपका बहुव्रीहि। तो लंबोदर शब्द में कौन सा समास है ये आपको बता दें, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में क्या होता है ये भी आपने पढ़ा होगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो शब्द होता है ना, दो सा शब्द, दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे लंबोदर। अब लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा है जिसका उदर, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। ठीक है, तो लंबा है किसका? पेट। अब भाई किसका पेट है लंबा? किसी तीसरे को बता रहे हैं। लंबा है बल जिसका पेट, जिसका पेट होगा लंबा, हमको क्या पता है? लेकिन ये किसकी ओर से इशारा कर रहा है? तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, लंबो उदर। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, स्टार इस पे लगा देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तरणी और तरणी शब्द में, ठीक है, तरणी का मतलब क्या होता है? तरणी, ये प्रश्न भी बन रखा है, इसका सही क्रम क्या है? ठीक है, इसका जो सही क्रम है कि तरणी मतलब होता है सूर्य। ठीक है, और तरणी मतलब होता है नाव। ठीक है, हस्व ई की मात्रा वाले तरणी का अर्थ सूर्य होता है और दीर्घ ई की मात्रा वाले तरणी का मतलब होता है लाव। ठीक है, ये समश्रुति विनार्थक शब्द हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ भी रखा है इसीलिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न बनाए हुए हैं। ठीक है, तरणी और तरणी ये तो आपको पता चल गया है, और हस्व स्वर भी आपको पता चल गया कि जिनको बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है और एक मात्र एक जो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वाक्य में कारक में कुल कितने भेद होते हैं? भाई 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अभी तो आपको याद भी होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, काकी के रारे संबंध, काकी के रारे अधिकरण, परमेय और एयर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी का उज्ज्वल, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और उज्ज्वल में क्या होता है? ऊ होता है और आधा ज होता, आधा ज पे सीधा व और ल होता है। ठीक है, ये उज्ज्वल बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इसका अब ये तो ज़्यादा शॉर्ट है इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहीं से आएगा। अगले प्रश्न में है, तरनी तनुजा तट तमाल तरु
बहुछाई में कौन सा अलंकार है? सिंपल सी बात है, तो की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो वो उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगर अभी ज़्यादा टाइम होता है और अगर आप इस चैनल से पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे पास इसकी और क्या पूरे हिंदी में इस प्रकार की ट्रिकें हैं, आपको मतलब कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। संधि की मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिकें हैं ना, आप मतलब एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप। ठीक है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या है? तो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग तो आता ही होगा आपको। कवियत्री होता है, और ये प्रश्न भी बनता है कि कवियत्री की शुद्ध किस प्रकार लिखा होती थी? ये होता है क, व और ये। ठीक है, और त्री। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखना। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री हो गया, कवि में क मात्रा हट जाती है और छोटी मात्रा लग जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो आंखों के सामने न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? परोक्ष और अप्रत्यक्ष। अ मतलब होता है नहीं, अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो सामने न हो। ठीक है, ये प्रश्न भी ज़्यादा वो है, एक्सप्लेनेशन करना तो है नहीं, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। आपका मुख्य टारगेट है इसको रिवीजन करना। ठीक है, इस बार इतना समय नहीं है कि आप इसको एक एक करके मतलब पढ़ के चलो, इस बार आपको इसका सिर्फ रिवीजन करना है। अगले प्रश्न है, जंगल का विलोम है अस्थावर। एक इसमें ये प्रश्न बनता है हमेशा, उसमें रहता है कि जंगल का पर्यायवाची क्या है? तो जंगल के पर्यायवाची में 3 ऑप्शन देगा और अस्थावर देगा। ठीक है, तो अस्थावर में इंसान क्या हो जाता है? कन्फ्यूज हो जाता है, और इसी प्रकार से जंगल के दे देगा कुछ, तो इससे क्या हो जाता है कि कुछ मतलब अपोजिट देगा, लेकिन शब्द ऐसे लगते हैं कि जंगल का है, लेकिन इसमें ये आता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अस्थावर जरूर याद रखना, ये जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका आँख का तारा होना। आँख का तारा मतलब, आँख का तारा क्या होता है? बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, आँख का तारा होता है, ये मुहावरे आते हैं, वह तो आपका पता है। ठीक है, अब तो कंप्यूटिंग से भी आ रहे हैं। कंप्यूटिंग में एक क्वेश्चन होता है कि कौन दृश्य और श्रव्य दोनों है? दृश्य मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं, श्रव्य मतलब जिसको हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका वीडियो कैसेट मान सकते हैं, या वीडियो में देख भी सकते हैं, सुना भी जा सकता है, और टेलीविज़न उसमें आंसर है। ये कंप्यूटिंग से आप जरूर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब, मैं आपको तत्सम तद्भव की ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तत्सम मतलब उसके, तो तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम। ठीक है, और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वे शब्द होते हैं जिनमें कुछ परिवर्तन करके शब्द जोड़े गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित, अब देखो यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न जरूर आएगा आपका। तत्सम क्या होता है? तत्सम मतलब होता है संस्कृत के समान। अब संस्कृत के शब्द कैसे होते हैं? थोड़ा सा मतलब कठिन। ठीक है, कठिन मान लो। अब देखो, जिन शब्दों को हम बोलने में थोड़ा सा मुंह में कठिनाई आ जाती है ना, समझ लो वो क्या है? तत्सम है। जैसे आग, आग में आ रही है, नहीं आ रही, सिंपल बोले जा रहे हैं। अग्नि, लग रहा है ना थोड़ा टप, थोड़ा सा टप तो क्या होना, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है ना कि मुंह में थोड़ा कठिनाई हो रही है उनको बोलने में। सूरज, सूरज में हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। घी में हो रही है? घी में क्या है? सिंपल सा शब्द है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? अग्नि हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अग्नि मूल संस्कृत का शब्द है, इसलिए यह तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? आग। तद्भव मतलब क्या होता है? जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तद्भव हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या था? अब करुण, करुण का मतलब क्या आता है? करुण का पूरा रोग, शोक में ना, जब शोक हो जाता है तब करुण रस आता है। ठीक है, किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश होना, अनिष्ट के कारण में क्या हो जाता है? शोक हो जाता है। ठीक है, किसी आपकी कोई अच्छी वस्तु है, उसका विनाश हो गया, ठीक है, नष्ट हो गई, फिर आपको दुख होगा, तो वो करुण रस में आ जाता है, शोक में आ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में होता है दस कुमार चरित्रम और काव्य शास्त्र में रचयिता कौन है? ये प्रश्न आएगा, पक्का देख लेना आप। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं काव्य शास्त्र से। ठीक है, इसके आचार्य दंडी हैं। संस्कृत साहित्य के लिए प्रसिद्ध गद्यकार और अलंकार शास्त्री आचार्य दंडी ने 10 कुमार चरित्र का वो किया था, क्या? काव्य, महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद। चिन्ह जिसमें आधा ही आ जाता है ना, उसमें तो लग जाता है। ठीक है, चित्त धन मय, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण तत् प्लस बाद कोई और अनुनासिकी वर्ण म आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम से 9 में बदल जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। ठीक है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिउपसर्ग। ठीक है, ये भी आ जाता है, ये भी आएगा, एक सिंपल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोक कृति का कहते हैं? प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण क्या? ये प्रश्न बहुत बार आया है, इसको आप स्टार बना दो, ये जरूर आएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या लोक कृति का सही अर्थ है कि प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो प्रत्यक्ष है वह ये है, उसको जो बात बिल्कुल साफ है और सामने दिखाई दे रही है तो उसको साबित करने की जरूरत क्या है, तो इसलिए एक लोक कृति बनाएंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खग कुल कुल, खग कुल 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 सा बोल रहा, मैं कौन सा अलंकार? अब इसमें क्या हो रहा है, देखो एक शब्द है कुल, दूसरा तीन शब्द आगे कुल। अब यमक होता है अलंकार, और श्लेष का मतलब होता है चिपकना, और यमक का मतलब आपको ऐसा है कि एक अर्थ जो होता है ना, किसी अर्थ के मतलब और अलग अलग वो निकल जाते हैं, शब्द के अर्थ दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार। जैसे कुल है, इसका शब्द का कुछ अलग होगा, ये कुल का अलग होगा। ठीक है, कुल का मतलब होता है चहचहाहट, और कुल का अर्थ होता है आपका पक्षियों के समूह को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या वीरगाथा काल दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घृणा जुगुप्सा, ये जरूर आता है। ठीक है, किस रस का अस्थायी भाव है? विभव रस का। अब विभव रस में वो पता क्या दे देगा कि विभव रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा में हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो विभव रस का अस्थायी भाव जरूर याद रखना क्या है, जुगुप्सा है। ठीक है, विभव रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। ठीक है, जैसे घृण्या शब्द वस्तुओं, दृश्य, मांस, रक्त आदि को देखकर मन में जो ग्लानि उत्पन्न होती है उसे जुगुप्सा कहते हैं। मतलब घिन आती है तो उसे कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। सूर्य शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दिनकर तो है ही, दिन मतलब दिन में सूर्य आता है। दिवाकर ऐसे भी याद कर सकते हो, दिवाकर दिव्य के समान। जलद होता है, अब भानु भी सूर्य है, दिवाकर भी है, दिनकर है, लेकिन जलद नहीं है, जलद किसी दूसरे का है। ठीक है, जल देने वाला होता है ना वो। ठीक है, दिनकर दिवाकर और भानु सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि जलद बादल का पर्यायवाची है। ठीक, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगी यार देखो मैंने ऐसे दिया होगा आपको कि सूरज शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अब मैंने दे दिया भाई दिनकर दिवाकर जलद भानु, आज देखो जलद है। अब देखो मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन बना दिए ना आपके, तो जलद किसी में आएगा कि भाई जलद किसका है, तो बता सकते हो आप किसका है भाई, बादल का है। कोई दिक्कत है इसमें बताओ। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये फास्ट रिवीजन के लिए है, इसलिए मैं आपको ढंग से डीप नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको ढंग से डीप बताने पर लग जाऊँ ना तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर इससे छूट गया ना तब बताना आप मेरे को, इससे मैं एक एक कॉन्सेप्ट आगे आपके क्लियर करवा दूँगा। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आमरण शब्द में कौन सा समास आया है? अब समास आमरण, आम और रण। ठीक है, आमरण होता है, इसका मतलब है आ एक उपसर्ग। अब देखो जिसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, तो आमरण में आम पहला पद प्रधान हो गया ना, तो आमरण का अर्थ है मरण तक। इसका पहला पद होता है एक सही उपसर्ग है और एक प्रधान, इसलिए इसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय गद्य कृति के लेखक कौन है? रामधारी दिनकर हैं। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय गद्य के लेखक कौन है? रामधारी दिनकर। वाक्य राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर की यह अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कृति है जिसके लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेक स्टार, इस पे स्टार लगा दो आप। ठीक है, जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है अकिंचन, और मतलब नहीं, किंचन मतलब संपत्ति या साधन न होना। ठीक है, तो यह परम दरिद्र मतलब बहुत भयंकर गरीब जिसे कहा जाता है, जिसके पास अपने कुछ भी संपत्ति और साधन न हो। ठीक है, इसके लिए जिसके पास कुछ साधन नहीं हो, कुछ भी न हो, उसके लिए एक शब्द है क्या? अकिंचन। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। ऑप्शन में आएगा राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, राज्य की भाषा। इसमें कभी भी कन्फ्यूज मत होना, हिंदी राजभाषा है, सिर्फ क्या है? राजभाषा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखो एक क्वेश्चन इससे जरूर आ सकता है, एक क्वेश्चन वो है आपका कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्यों आएगा? क्योंकि हिंदी दिवस अब लगभग सबको याद हो गया, लेकिन विश्व हिंदी दिवस आएगा ना और ऑप्शन में दे देगा 14 सितंबर 10 जनवरी, तुम 14 पे टिक मार के मत आ जाना वहाँ। ठीक है, उसमें लिखना है आपको 10 जनवरी, उस दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये चीज़ जरूर याद रखना, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये मॉक टेस्ट है आपका समाप्त हो गया है, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप अपनी परीक्षा में ज़रूर सफल हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ढेर सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आगे आपकी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।